सब्सक्राइब कीजिए तेजस एजुकेशन पॉइंट चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मेरी लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस पहुंच सके आप तक सबसे पहले। पहले चैप्टर का नाम कौन बताएगा? क्या है चैप्टर का नाम? अध्याय कौन सा है? 6 और पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधन। चलिए शुरू करें क्लास। हेलो डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये इस वीडियो सीरीज का 3rd पार्ट है। इसके 2 पार्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्लास 12th का पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधन से रिलेटेड ये लेक्चर रहेगा और इसमें हम जो है वो आज का लास्ट टॉपिक है जो आपकी बुक कवर कर रही है उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम शुरू करते हैं आज की क्लास मेरे यानी लेक्चरर उदय कुमार के साथ। अब देखिए बेटा, यहाँ पर हमें क्या चीज़ें समझनी है। अभी तक हमने जो बेसिक टॉपिक्स हैं उनको कर लिया है, उत्तर दक्षिण विवाद कर लिया है और क्या कर लिया है, एक जनरल इंट्रोडक्शन कर लिया है, हमने सम्मेलन कर लिए और कौन कौन सा टॉपिक कर लिया है, साझी संपदा लेकिन अलग अलग जिम्मेदारियाँ, पर्यावरण संरक्षण में भारत की क्या भूमिका है और क्या योगदान है। इसके बाद एक लास्ट टॉपिक जो यहाँ से बनता है वो है संसाधनों की भू राजनीति। तो यहाँ पर जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं आज वो क्या है, संसाधनों की भू राजनीति। अब राजनीति हमें पता है, किसी भी चीज़ को सुचारू और सिस्टमेटिक चलाने के लिए हम कुछ रूल एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं, उसे हम क्या कह देते हैं, राजनीति। लेकिन यहाँ पर जो राजनीति हो रही है ये किसी देश से रिलेटेड नहीं है, ये पूरे के पूरे विश्व से रिलेटेड है। इसीलिए इसे क्या कहा गया, संसाधनों की भू राजनीति। साथ साथ लिखते चलेंगे बेटा, संसाधनों की भू राजनीति। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले ये समझना है कि ये टॉपिक हमें क्यों पढ़ना चाहिए और इसमें क्या हो रहा है। एज वी ऑलरेडी नो कि 1970 के दशक से पहले की बात करें तो बहुत सारे देश जो थे वो यूरोपियंस के गुलाम थे, जिनमें से भारत भी एक है। अब जब भी कोई देश किसी देश को गुलाम बनाता है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है। क्या कोई बिना वजह किसी को गुलाम बनाएगा? यानी कि कोई ना कोई वजह होती है। और यहाँ पर हम बेसिकली फोकस करेंगे, जब भी आपका इस तरीके का क्वेश्चन आ रहा है तो आपको शुरुआत कहाँ से करनी है, यूरोपियन से करनी है। कहाँ से करनी है? यूरोपियन देशों से करनी है। कई सारे देश जो है वो 1990 के बाद भी आज़ाद हुए, लेकिन एक मोटा मोटी अगर हम देखें, एक एवरेज देखें तो 1970 के दशक में यूरोपियंस जो थे वो देशों को रिलीज़ कर रहे थे। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं तो आपको शायद ज़्यादा जल्दी समझ आएगा। आप में से कई ऐसे बच्चे होंगे जो किराए पर रहते होंगे और कई ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने किराएदार रखे होंगे। तो जब आपके घर किराएदार आता है तो आप उसको बहुत अच्छी सुविधा देते हैं, कुछ दे ना दें कमरे में एक बल्ब ज़रूर लगा के देते हैं। उस बल्ब को लगाने का उद्देश्य क्या होता है, ताकि वो कमरे को देख पाए। लेकिन जब वो किराएदार खाली करता है घर तो वो आपका वो वाला बल्ब भी ले जाता है। तो सोचिए, जब एक छोटा सा एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि किराएदार एक बल्ब को भी नहीं छोड़ रहा है, तो जिस देश ने किसी देश को गुलाम बनाया है तो क्या वो उसकी इकोनॉमी को छोड़ेगा? तो यूरोपियन का सबसे पहला काम क्या था, गुलाम देशों का शोषण। क्या था? गुलाम देशों का शोषण। तो यहाँ पर हम गुलाम की जगह कई बार उपनिवेश वर्ड भी यूज़ कर लेते हैं कि जो भी कॉलोनीज थी, जो उपनिवेश थे, वो क्या करते थे, अपनी कॉलोनीज़ का शोषण करते थे और आर्थिक शोषण करते थे, क्योंकि उनको वहाँ से क्या चाहिए, बेनिफिट चाहिए।
और बेनिफिट कैसे मिलेगा? उनके संसाधनों पर कब्जा करके। तो ये जो आर्थिक शोषण है या जो शोषण है, ये बेसिकली क्या कर रहे हैं? संसाधनों का शोषण कर रहे हैं। किसका शोषण कर रहे हैं? खाना नहीं खा के आए? शाबाश। तो ये क्या कर रहे हैं? इनके संसाधनों का शोषण कर रहे हैं। यही आपका ये जो टॉपिक है ये डिस्कस करता है। एग्जाम्पल क्लियर है? तो यहां पर आप पॉइंट लिखेंगे। चलिए फटाफट मैं डिक्टेट कर रहा हूं, लिखेंगे यूरोपियन देशों के विस्तार का मुख्य कारण, यूरोपियन देशों के विस्तार का मुख्य कारण, नोट कर लिया बेटा, यूरोपियन देशों के विस्तार का मुख्य कारण अधीन देशों का आर्थिक शोषण रहा है। अधीन मतलब जो उनके गुलाम हैं। अधीन देशों का लिखते चलिए बेटा साथ साथ, अधीन देशों का आर्थिक शोषण रहा है। कौन सा शोषण रहा है? आर्थिक शोषण रहा है। आर्थिक शोषण रहा है। अब देखिए जो गुलाम देश है उनके पास इकोनॉमी नहीं है, उनके पास पैसा नहीं है, उनके पास क्या है? संसाधन, जिसकी उन्हें वैल्यू नहीं पता। जो संसाधन है उनकी वैल्यू उन्हें नहीं पता। अब जैसे मान लीजिए कि किसी को डायमंड के बारे में नहीं पता, या किसी को सोने के बारे में नहीं पता, किसी को कोयले के बारे में नहीं पता, तो उसके लिए क्या है? डायमंड क्या है? अ पीस ऑफ ग्लास। क्या है? एक कांच का सिर्फ टुकड़ा है जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन एक जौहरी की नज़र से देखा जाए तो वो करोड़ों रुपए की चीज़ है। तो यहाँ पर जो अधीन देश हैं उनके पास रिसोर्स तो है, लेकिन उनको इसके बारे में कुछ पता नहीं है। और इसी का जो लाभ है वो कौन उठाता है? यूरोपियन कंट्रीज उठाती है। क्लियर है बेटा? कोई डाउट? आपने छोटी क्लासेस में कई बार पढ़ा होगा कि भारत में जब रेलवे की शुरुआत की गई तो ब्रिटिशर्स ने सबसे पहले पेड़ कटवाए। जो पटरियां बिछाई गई थी वो किस पर थी? लकड़ी का प्लेटफॉर्म बनाया जाता था, उसके ऊपर पटरियां बिछाई जाती थी। अब क्या है? वो सीमेंटेड हो गया है। लेकिन जो लकड़ी है वो एक लॉन्ग लास्टिंग चलने वाली चीज़ है। अगर उसकी थोड़ी सी केयर की जाए तो वो लॉन्ग लास्टिंग है और वो स्ट्रेचेबल भी है। सीमेंट ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा, सरिया मुड़ जाएगा, लेकिन लकड़ी की जो स्ट्रेचेबिलिटी होती है वो ज़्यादा होती है। बात समझ में आई? तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि जिस देश के पास जितने ज़्यादा संसाधन होंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे, जिस देश के पास जितने ज़्यादा संसाधन होंगे वह उतना अमीर होगा, वह उतना अमीर होगा। क्लियर है बेटा? तो यहाँ पर किन देशों की बात की जा रही है कि यूरोपियन कंट्रीज़ के पास जितने ज़्यादा रिसोर्सेज होंगे वो उतना ही अमीर होगा। जैसे आज अगर मैं बात करूँ अमीर और गरीब का क्या पैमाना है? किसी ने बहुत मोटी चैन पहनी हुई है, जेब में आईफोन कौन सा चल रहा? 14 चल रहा? 14 है उसके पास, सारी उंगलियों में सोने की अंगूठियाँ हैं, एक बड़ी लग्जरी कार से निकल रहा है, तो आप देखकर क्या समझ जाएंगे ये अमीर है। लेकिन कॉलोनीज़ की बात की जाए तो वहाँ पर जिस कॉलोनी के पास जितने ज़्यादा संसाधन होते थे उसे उतना ही अमीर माना जाता था। तो यूरोपियंस ने क्या करा? इन कंट्रीज़ का शोषण करना शुरू किया। क्लियर है बेटा? चलिए फटाफट इसे नोट कर लें। चलिए यहाँ पर जो सबसे पहली चीज़ हमें समझनी है जो कि शोषण का कारण बनी वो थी इमारती लकड़ियाँ। अब लकड़ी जो है ये अपने आप में बड़ा रोल प्ले करती है। अब यूरोपियन कहाँ से आते थे? यूरोप से आते थे। कहाँ आ रहे हैं? एशिया में आ रहे हैं या अफ्रीका में जा रहे हैं? कैसे जाते थे? उड़कर जाते थे, उड़कर जाते थे, पैदल जाते थे, गाड़ी में जाते थे। किससे जाते थे? जहाज से जाते थे। किससे जाते थे? जहाज से जाते थे, या आप इसे कह सकते हैं नौका।
शिप, और शिप किससे बनती है? लकड़ी से। तो ट्रांसपोर्टेशन का जो सबसे सस्ता रूट है वो है सी, समुद्र। तो यूरोपियंस ने सबसे पहले क्या करा, अपने जितने भी गुलाम देश हैं वहाँ के संसाधन के रूप में जो लकड़ी है, जो पेड़ है, उनकी कटाई करी और उससे क्या बनाने शुरू करी? शिप, बोट, नौका, जिससे कि वो ट्रांसपोर्टेशन कर सकें। और धीरे धीरे क्या हो गई, इनकी नौसेना तैयार हो गई। क्या हो गई? नौसेना तैयार हो गई। अब इन्होंने क्या करना शुरू करा कि समुद्र के बीच में भी अपनी नौसेना को तैनात किया, ताकि वहाँ पर उनके संसाधनों के साथ कोई लूटपाट ना हो। क्लियर है बेटा? ये कोई डाउट है इसमें? चलिए, दूसरा पॉइंट यहाँ पर हम देख सकते हैं। इसको अगर आप लिखना चाहते हैं डिटेलिंग में तो मैं डिक्टेट कर देता हूँ, आप लिख लीजिए। चलिए लिखेंगे, पश्चिम के देशों ने, फटाफट नोट करेंगे, पश्चिम के देशों ने जलपोतों के निर्माण के लिए दूसरे देशों के वनों पर कब्जा करना शुरू किया, ताकि उनकी नौसेना मजबूत हो और विदेशी व्यापार को बढ़ाया जाए। क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन के लिए वो किसकी यूज़ कर रहे हैं? नौसेना को यूज़ कर रहे हैं। क्लियर है बेटा? नाव को यूज़ कर रहे हैं। सेकंड पॉइंट अगर हम बात करें यूरोपियन की, तो उन्होंने किस पर कब्जा करने की कोशिश करी? तेल भंडार। किसकी? तेल भंडार। अब तेल कौन सा वाला है? ये पहले तो हमें ये समझना है कौन सा तेल है। सरसों का तेल है, नारियल का तेल है, ये कौन सा तेल है? पेट्रोलियम वाला तेल है। अगर हम तेल भंडार की बात कर रहे हैं तो किसकी कर रहे हैं? पेट्रोलियम। अब यूरोपियन देशों की दूसरी नज़र क्या आई कि कैसे हम अपने गुलाम देशों के पेट्रोलियम पर कब्ज़ा करें। अब उस पर कब्ज़ा करना क्यों ज़रूरी है? भाई आपको कोई भी चीज़ चलानी है, चाहे वो कार है या ट्रक है या किसी तरीके का व्हीकल है, तो उसके लिए पेट्रोलियम की ज़रूरत है। अब जो सामान है वो समुद्र से समुद्र तल तक तो आ गया, बंदरगाह पर आ गया सामान, बंदरगाह से अंदर भी तो ले जाना है, तो उसके लिए किसकी ज़रूरत है? पेट्रोलियम की। क्लियर है बेटा? चलिए लिखेंगे इसमें, विश्व युद्ध के बाद उन देशों का महत्व बढ़ गया। हम सभी को पता है कि पहला विश्व युद्ध हुआ, दूसरा विश्व युद्ध हुआ। इस विश्व युद्ध के बाद कुछ ऐसे देश थे उनका महत्व बढ़ गया, और वो कौन से देश थे? जिनके पास तेल के भंडार थे या यूरेनियम था। क्या क्या था? या तो तेल के भंडार थे या यूरेनियम था, उनका महत्व बढ़ गया। यूरेनियम किस में यूज़ किया जाता है? सभी को पता है, परमाणु हथियार बनाने के लिए यूरेनियम जो है वो एक सामान है और उसकी जो है वो आवश्यकता ज़्यादा होती है। ऊर्जा के लिए भी यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। अब ये क्यों चाहिए थी? ताकि वो अपनी नौसेना को और ज़्यादा मजबूत कर सके। क्लियर है बेटा पॉइंट? इसमें कोई डाउट? चलिए शाबाश। तीसरा लिखेंगे, जल। तीसरा संसाधन क्या है जिसके ऊपर यूरोपियन की नज़र थी? वो है जल। ये तो हम सभी को पता है, हमने रोड पर भी स्लोगन देखे हैं कि जल है तो कल है। माना जाता है कि अगला जो विश्व युद्ध होगा वो जल के लिए होगा। ऐसा क्यों माना जाता है? क्योंकि जल जो है वो सीमित मात्रा में है और हम जो है उसके कंजम्पशन को कर रहे हैं, उसको बचा नहीं रहे हैं। उसके संरक्षण के लिए सरकार ज़रूर प्रयास कर रही है, लेकिन आम नागरिक, आम जनता जो है वो उसके लिए प्रयासरत नहीं है। तो तीसरा संसाधनों की जो भू राजनीति है उसके लिए क्या ऑब्जेक्ट है? जल। क्लियर है बेटा? चलिए लिखेंगे इसको, पानी के बंटवारे और नियंत्रण को लेकर भी लड़ाइयाँ शुरू हुई। देखिए आप ज़्यादा दूर मत जाइए, हरियाणा और दिल्ली की बात कर लीजिए, पंजाब और चंडीगढ़ की बात कर लीजिए, राजस्थान के कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर नदी जल बंटवारे को लेकर बड़ा सारा विवाद है। पाकिस्तान के और भारत के साथ भी दो नदियों को लेकर विवाद है, क्योंकि अगर वो पानी रिलीज़ नहीं करेंगे तो हम प्यासे मर जाएंगे। तो जल जो है वो आज के समय में एक
बहुत बड़ा रिसोर्स है। यहाँ पर आपकी जो बुक है वो जॉर्डन की बात करती है। जॉर्डन नदी में जो इज़राइल है, सीरिया है और लेबनान है, ये तीनों देश जो हैं वो नदी जल बंटवारे को लेकर आपस में झगड़ते रहते हैं। तो ये वाला जो टॉपिक है संसाधनों की भू राजनीति, आपको इसमें सिर्फ इतना ही पढ़ना है। क्लियर है बेटा? कोई डाउट है इसमें? चलिए फटाफट इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अच्छा, मतलब नोट कर लिया, मिटा दे। अब इस क्वेश्चन का आंसर करने में सक्षम है? कर पाएंगे? चलिए, इसके बाद जो लास्ट टॉपिक है वो है इंडोजीनियस पीपल, यानी कि मूल निवासी। ये टॉपिक अपने आप में बड़ा गंभीर विषय है, तो इसे हम थोड़ी जटिलता के साथ समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा है जिसके साथ एक बड़ी आबादी जो है वो जुड़ी हुई है। तो सबसे पहले हमें समझना है कि मूलवासी, ये देखिए दो शब्दों से बना है, मूल निवासी। इंग्लिश में इसके लिए वर्ड यूज किया जाता है इंडोजीनियस पीपल। तो दो शब्दों से मिलकर बना ये शब्द है। सबसे पहला है मूल। सबसे पहला शब्द क्या है? मूल प्लस निवासी। अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत में इसके लिए शब्द यूज किया जाता है आदिवासी। क्लियर है बेटा? जैसे आप SC ST बोलते हैं, तो ये जितने भी शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं इनको इस कैटेगरी में रखकर देखा जा सकता है। मूल का मतलब क्या होता है? बहुत समय से, बहुत पहले से, बहुत समय से। जब कुछ लोग एक जगह रहते हैं तो उसे उस जगह का मूल निवासी कहा जाता है। क्लियर है बेटा पॉइंट? मूल निवासी क्या है कि किसी स्थान पर बहुत लंबे समय तक आप रहते हैं तो आपको उस स्थान का क्या बोला जाएगा? मूल निवासी। जैसे कि आपकी 3 पीढ़ियाँ, 4 पीढ़ियाँ, 100 सालों से आप यहाँ पर रह रहे हैं, तो आप उस जगह के मूल निवासी हो। तो जहाँ के आप मूल निवासी हैं वहाँ के संसाधनों पर आप ही का हक है। समझ आ रही है बात? जहाँ के आप निवासी हैं वहाँ के संसाधनों पर आप ही का अधिकार है। इस तरीके की जो लड़ाई है वो मूल निवासियों की लिए और इंडोजीनियस पीपल जो है उसको लड़ रहे हैं। UN ने, यहाँ पर ध्यान देंगे बेटा, यूनाइटेड नेशंस ने 1982 में एक डेफिनेशन दी। एक क्या दी? परिभाषा दी। एक परिभाषा दी, और वो परिभाषा क्या दी कि एक लंबे समय तक अगर कोई लोग वहाँ पर रह रहे हैं तो उन्हें ही हम मूल निवासी कहते हैं। डिक्टेट कर दूँ, लिखेंगे? चलिए फटाफट लिखेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1982 में ऐसे लोगों को मूल निवासी बताया। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि UN ने 1982 में ऐसे लोगों को मूल निवासी बताया जो मौजूदा देश में बहुत लंबे समय से निवास कर रहे हैं और समय के साथ साथ अन्य जातियों ने उन्हें अपने अधीन बना लिया। तो आप देखेंगे इस तरीके के जो मूल निवासी हैं वो जो भी स्थानों पर रहते हैं वो प्रकृति से बहुत हरा भरा होता है और वो प्रकृति में ही अपने आप को देखते हैं। अभी थोड़े दिनों पहले एक मूवी आई थी रा क्या RRR करके मूवी थी। उसमें जो वो बच्ची का कैरेक्टर दिखाया हुआ है कि वो बच्ची जो है वो किसी ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करती है और वो प्रकृति में ही रहते हैं और उसमें ही खुश हैं। वो प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाते, वो प्रकृति का संरक्षण करते हैं, लेकिन उनका तरीका जो है वो अपना होता है। क्लियर है बात बेटा? ये डेफिनेशन किसके द्वारा दी गई है? UN के द्वारा। क्लियर है बेटा? कोई डाउट इसमें? यहाँ पर एक और इन्फॉर्मेशन है वो भी लिख लेंगे। 1975 में मूल निवासियों का संगठन, मूल निवासियों का संगठन वर्ल्ड
WORLD काउंसिल COUNCIL ऑफ इंडोजीनियस पीपल की स्थापना की गई। तो यहाँ से देखिए आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन है, 1 मार्क क्वेश्चन है, वो बनता है कि 1975 में मूल निवासियों से संबंधित कौन सा संगठन है जिसे बनाया गया। तो इसका शॉर्ट फॉर्म क्या लिख सकते हैं आप? WCIP, वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडोजीनियस पीपल। अब इस काउंसिल का क्या काम था कि पूरे विश्व में जितने भी मूल निवासियों से संबंधित मुद्दे हैं, समस्याएं हैं, उनको एक मंच पे रखना ताकि वो क्या कर सके, उसका समाधान कर सके। क्लियर है बेटा? अब देखिए समस्या होगी तो समाधान भी होंगे, है ना? तो ये मूल निवासियों की क्या क्या समस्या है हमें ये समझना है। सबसे पहली समस्या है जल जंगल जमीन। क्या है? जल जंगल और जमीन। इस पर ये स्वतंत्रता चाहते हैं। ठीक है, यानी कि जो भी मूल निवासी हैं वो क्या चाहते हैं कि उनका जो निवास स्थान है वहां पर जल जंगल और जमीन, इस पर उनका ही अधिकार हो, किसी अन्य का अधिकार नहीं हो। दूसरी लड़ाई किसी भी देश का नागरिक हो, वह है पहचान। ये क्या चाहते हैं? अपनी स्वतंत्र पहचान। देखिए ये पहचान जो शब्द है, आइडेंटिफिकेशन जो शब्द है, ये छोटा ज़रूर है लेकिन अपने आप में बहुत बड़ा है। तो ये चाहते हैं कि इनको इनकी जैसी स्थिति है उसमें ही रहने दिया जाए, इनके साथ कोई छेड़छाड़ ना की जाए और इनकी एक अपनी पहचान हो। क्लियर है बेटा पॉइंट? अब देखिए कोई भी देश जब आज़ाद हो रहा है तो आज़ादी के साथ उसके साथ कई सारी समस्याएं जुड़ जाती हैं। सबसे बड़ी समस्या क्या होती है? विकास। जब भी कोई देश आज़ाद होता है उसकी सबसे पहली प्लानिंग, सबसे पहली समस्या क्या है? डेवलपमेंट, विकास। अब जब ये विकास करते हैं तो क्या होता है? बहुत सारी परियोजनाएं लाई जाती हैं। क्या लाई जाती है? परियोजनाएं लाई जाती है, प्लानिंग की जाती है। अब इस प्लानिंग की वजह से इन मूल निवासियों को विस्थापित होना पड़ता है। विस्थापित का मतलब क्या है? एक स्थान से दूसरे स्थान जाना पड़ता है। तो इस तरीके की समस्याएं जो हैं, यही मूल निवासियों की सबसे बड़ी समस्याएं हैं कि ऐसी परियोजनाओं को लाया जाए जहां पर हमें विस्थापित ना होना पड़े, हमें अपना मूल स्थान ना छोड़ना पड़े। देखिए मान लेते हैं कि आप जिस भी एरिया में रहते हैं वहाँ पर 100 वर्षों से रह रहे हैं और सरकार आपको बोलेगी 1 महीने में इसे खाली कर दीजिए। कोई MNC यहाँ पर एक बांध बनाना चाह रही है या कोई फैक्ट्री बनाना चाह रही है, तो फैक्ट्री बनाने से एक तो पोल्यूशन होगा और दूसरा वो जगह आपको छोड़नी पड़ेगी। तो क्या आप अपनी जगह छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे ना। मैं कह रहा हूँ 100 साल तो छोड़िए, अगर आप 10 साल से भी हैं, वो आपकी संपत्ति है तो आप उसको नहीं छोड़ेंगे। तो इसी तरीके की जो मांग है वो मूल निवासियों को की जाती है कि जो उनके जल है, जंगल है और ज़मीन है, उन पर उन्हीं का अधिकार हो, किसी दूसरी कंपनी का या किसी दूसरे देश के ये अधीन ना हो। इज़ दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? मूल निवासियों से संबंधित क्वेश्चन आएगा, कर पाएंगे? तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में जहां पर हम ग्लोबलाइजेशन को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।